प्यारे दोस्तों एवं सज्जन मित्रों, हम आपको बताने जा रहे हैं भारतीय संविधान के बारे में। भारतीय संविधान की भारतीय गणराज्य में क्या महत्ता है और इसके फंडामेंटल्स क्या क्या है, इसके स्रोत क्या क्या है और इसके अलावा भारतीय नागरिकों के लिए कितना महत्वपूर्ण है और क्यों आवश्यक है, इसकी विशेषताएं एवं इसके जो इम्पोर्टेंट तत्व कौन कौन से वो उनके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं प्यारे दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ, लेकिन सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो भारत का संविधान भारत का सर्वोच्च विधान है, यानी कि लेजिस्लेटिव में सबसे सर्वोच्च है और इसी के आधार पर भारतीय शासन प्रणाली जो संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ था, जो कि संविधान सभा द्वारा 1949 26 नवंबर को पारित हुआ था तथा 26 जनवरी 1950 से प्रभावी हुआ। यह दिन 26 नवंबर भारत के संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 नवंबर भारत का संविधान दिवस, यानी कि नवंबर जो है 26 वो संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। जबकि 26 जनवरी का दिन भारत में गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। जो 26 जनवरी जो मनाया जाता है वो गणतंत्र दिवस के रूप में, और 26 नवंबर वो है संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारतीय संविधान के लिए जुलाई 1946 में चुनाव हुए थे। संविधान सभा की पहली बैठक दिसंबर 1946 को हुई थी। इसके तत्काल बाद देश दो भागों में बट गया था, भारत और पाकिस्तान बट गया था। संविधान सभा भी दो हिस्सों में बट गई थी, भारत की संविधान सभा और पाकिस्तान की संविधान सभा। यानी कि 1946 में जब बैठक हुई थी उस टाइम जो संविधान सभा की बैठक हुई थी 1946 में, इसके बाद में ही भारत और पाकिस्तान दो देशों का प्रारूपण सामने आया था। भारतीय संविधान लिखने वाली सभा में 299 सदस्य थे, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष थे। संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 में अपना काम पूरा कर लिया और 26 जनवरी 1950 को यह संविधान लागू हुआ था। इसी दिन की याद में हर वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से तैयार करने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। जो भारतीय संविधान बनाया गया था उसको बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। यानी कि इसके वास्तुकार थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारतीय संविधान में वर्तमान समय में केवल 395 अनुच्छेद हैं तथा 12 अनुसूचियां हैं और ये 25 भागों में विभाजित है। परंतु इसके निर्माण के समय कुल मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे जो 22 भागों में विभाजित थे। इसमें कुल 8 अनुसूचियां थी। यानी कि विशेष तौर से जब बना था संविधान 395 अनुच्छेद थे और 22 भाग थे और 8 अनुसूचियां थी। और वर्तमान में क्या है, 395 अनुच्छेद है, अनुसूचियां 8 से बढ़कर के 12 बना दी गई है और भाग जो है 22 से अभी 25 भागों में डिवाइडेड है। इसमें केवल 8 अनुसूचियां थी जब स्थापना के समय। संविधान में सरकार के संसदीय स्वरूप की व्यवस्था की गई है, जिसकी संरचना कुछ अपवादों के अतिरिक्त संघीय है। केंद्रीय कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति हैं। भारत के संविधान की धारा 79 के अनुसार केंद्रीय संसद की परिषद में राष्ट्रपति तथा 2 सदन हैं, जिन्हें राज्यों की परिषद राज्यसभा तथा लोगों का सदन लोकसभा। जो राज्यों की परिषद राज्यसभा, लोगों का सदन लोकसभा के नाम से जाना जाता है। संविधान की धारा 74 में ये व्यवस्था की गई है कि राष्ट्रपति की सहायता करने तथा उसे परामर्श देने के लिए एक रूप होगा जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। यानी कि एडवाइजर जो राष्ट्रपति के होंगे उनका प्रमुख है प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति इस मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार अपने कार्यों का निष्पादन करेगा। इस प्रकार वास्तविक कार्यकारी शक्ति मंत्रिपरिषद में निहित है, जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री है, जो वर्तमान में नरेंद्र मोदी हैं। मंत्रिपरिषद का सामूहिक रूप से लोगों के सदन लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। प्रत्येक राज्य में एक विधानसभा है। उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में एक ऊपरी सदन है जिसे विधान परिषद कहा जाता है। राज्यपाल राज्य का प्रमुख है। प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा तथा राज्य की कार्यकारी शक्ति उसमें निहित होगी। मंत्रिपरिषद जिसका प्रमुख मुख्यमंत्री होता है, राज्यपाल को उसके कार्यकारी कार्यों के निष्पादन में सलाह देती है। राज्य की मंत्रिपरिषद से राज्य की विधानसभा के प्रति उत्तरदायी।
यानी कि स्टेट लेवल पर और केंद्र लेवल पर अलग अलग विधान परिषद होते हैं और सदन होते हैं। संविधान की 7वीं अनुसूची में संसद तथा राज्य विधायिकाओं के बीच विधायी शक्तियों का वितरण किया गया है। अवशिष्ट शक्तियां संसद में विहित है। केंद्रीय प्रशासित भूभागों में संघ राज्य क्षेत्र कहा जाता है। अब बढ़ते हैं संविधान के भाग की ओर। भारतीय संविधान 22 भागों में विभाजित है तथा इसमें 395 अनुच्छेद एवं 12 अनुसूचियां हैं। भाग विषय अनुच्छेद भाग 1 में संघ और उसके क्षेत्र अनुच्छेद 1 से 4, यानी कि पहले भाग में संघ और उसके क्षेत्र अनुच्छेद 1 से 4। भाग 2 नागरिकता से संबंधित है, जिसमें अनुच्छेद आते हैं 5 से 11, यानी कि 5 से 11 तक। भाग 3 मूलभूत अधिकार आते हैं, जो अनुच्छेद हैं 12 से 35 तक। और फिर बढ़ते हैं आगे। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो कि अनुच्छेद 36 से 51 है। ये अनुच्छेद वही है जो टोटल अनुच्छेद 395 उसके अंदर से क्रमवार चल रहे हैं। भाग 4A में मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51A। भाग 5 संघ अनुच्छेद 52 से 151 तक। भाग 6 राज्य अनुच्छेद 152 से 237। भाग 7 संविधान 7वां संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा निर्देशित अनुच्छेद 238। भाग 9A नगर पालिकाएं अनुच्छेद 243P से 243ZG तक है ये। भाग 10 अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र अनुच्छेद इसके 244 से 244 है। भाग 11 संघ और राज्यों के बीच संबंध अनुच्छेद 245 से 263। भाग 12 वित्त संपत्तियां समुदाय और वाद अनुच्छेद 264 से 300A। भाग 13 भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य और समागम अनुच्छेद 301 से 307। भाग 14 संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं 308 से 323 अनुच्छेद में हैं। फिर बढ़ते हैं आगे इसी क्रम में। भाग 14A अधिकरण अनुच्छेद 323A से 323B। भाग 15 निर्वाचन अनुच्छेद 324 से 329A। भाग 16 कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध संबंध अनुच्छेद 330 से 342। भाग 360 भाग 19 प्रकीर्ण और अनुच्छेद 361 से 367। भाग 20 संविधान के संशोधन अनुच्छेद भाग 21 अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध अनुच्छेद 369 से 392। भाग 22 संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन अनुच्छेद 393 से 395। ये है टोटल अनुच्छेद भारतीय संविधान के आधारभूत और फंडामेंटल्स। इनके अलग अलग अध्याय दिए गए हैं, जो 22 प्रभाग हैं इनके, उसमें अलग अलग डिवाइडेशन 1 से लेकर के 395 के बीच में दिया गया है, तो आप इसका अध्ययन आसानी से कर सकते हो। अब बढ़ते हैं आगे। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद जुलाई 1945 में ब्रिटेन ने भारत संबंधी अपनी नई नीति की घोषणा की तथा भारत की संविधान सभा के निर्माण के लिए एक कैबिनेट मिशन भारत भेजा, जिसमें 3 मंत्री थे। 15 अगस्त 1947 को भारत के आज़ाद हो जाने के बाद संविधान सभा की घोषणा हुई और इसने अपना कार्य 9 दिसंबर 1947 से आरंभ कर दिया था। सभा के सदस्य भारत के राज्यों की सभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा चुने गए थे। जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद आदि इस सभा के प्रमुख सदस्य थे। भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रमुख सदस्य थे। इस संविधान सभा ने 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में कुल 114 दिन बहस की। संविधान सभा में कुल 12 अधिवेशन किए तथा अंतिम दिन 284 सदस्यों ने इस पर हस्ताक्षर किया और संविधान बनने में 166 दिन बैठक की गई। इसकी बैठक में प्रेस और जनता को भाग लेने की स्वतंत्रता थी। भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा के सभी 389 सदस्यों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने पारित किया और इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। इस संविधान में सर्वाधिक प्रभाव
भारत शासन अधिनियम 1935 का है। इसमें लगभग 250 अनुच्छेद इस अधिनियम से लिए गए हैं। भारतीय संविधान की संरचना। भारतीय संविधान की संरचना में मुख्य अंग और मुख्य एलिमेंट्स क्या क्या है उसके बारे में हम आपको बताएंगे। एक उद्देशिका 470 अनुच्छेदों से युक्त 25 भाग, 12 अनुसूचियां और 5 अनुलग्नक 105 संशोधन। अब तक 127 संविधान संशोधन विधेयक संसद में लाए गए हैं, जिनमें से 105 संविधान संशोधन विधेयक पारित होकर संविधान संशोधन अधिनियम का रूप ले चुके हैं। 124वां संविधान संशोधन विधेयक 9 जनवरी 2019 को संसद में अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन के विशेष बहुमत से पास हुआ, जिसके तहत आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग को शैक्षणिक संस्थाओं में 8 अगस्त 2016 को संसद ने वस्तु सेवा कर GST पारित कर 101वां संविधान संशोधन किया है। यानी कि अनुच्छेद 368 जो भारतीय संविधान में संशोधन करने का प्रारूपण एवं शक्ति प्रदान करता है। अभी 101वां संशोधन GST के संबंध में। अनुसूचियाँ। भारतीय संविधान में जो अनुसूचियाँ हैं में मुख्य रूप से संविधान में अनुसूचियाँ और अनुच्छेद हैं। तो अनुसूचियों में क्या है, भारत के मूल संविधान में मूलतः 8 अनुसूचियाँ थी, परंतु वर्तमान में भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियाँ हैं। संविधान में 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन 1951, 10वीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन 1985, 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन 1992 एवं 12वीं अनुसूची 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा सम्मिलित किया गया। यानी कि बाकी की जो 4 अनुसूचियाँ हैं 9, 10, 11, 12 वो जो संशोधन किए गए हैं। प्रथम संविधान संशोधन 1951, फिर 52वें संविधान संशोधन 1985, 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन 1992 और 12वीं अनुसूची 74वें संविधान 73-74 में शामिल किए गए हैं। पहली अनुसूची अनुच्छेद 1 से 4 राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन। दूसरी अनुसूची अनुच्छेद 59(3), 65(3), 75(6), 97, 125, 148, 158, 164, 186 मुख्य पदाधिकारी के वेतन एवं भत्ते। भाग क राष्ट्रपति और राज्यपाल के वेतन भत्ते। भाग ख लोकसभा तथा विधानसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष, राज्यसभा तथा विधान परिषद के सभापति तथा उपसभापति के वेतन भत्ते। भाग ग उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन। भाग ग भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के वेतन भत्ते। तीसरी अनुसूची अनुच्छेद 75 से लेकर के बीच में अकॉर्डिंग टू गेप बाई 219 व्यवस्थापिका के सदस्य, मंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, न्यायाधीशों आदि के लिए शपथ लिए जाने वाले प्रतिज्ञान के प्रारूप दिए गए हैं। चौथी अनुसूची अनुच्छेद 4(1) 82 राज्यसभा में स्थानों का आवंटन राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों से। पांचवी अनुसूची अनुच्छेद 244 अनुसूचित क्षेत्रों एवं अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के से संबंधित उपबंध। छठी अनुसूची अनुच्छेद 244 to 2751 असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के विषय में उपबंध अलग से। छठी अनुसूची में असम, मेघालय, अमेत्रिमी ये 4 राज्य हैं जो छठी अनुसूची से प्रशासनिक जनजातियों के संबंध में। सातवीं अनुसूची अनुच्छेद 246 विषयों के वितरण से संबंधित सूची 1 संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। आठवीं अनुसूची अनुच्छेद 344 351 भाषाएं, 22 भाषाओं का उल्लेख। नवीं अनुसूची अनुच्छेद 31 ख कुछ भूमि सुधार संबंधी अधिनियमों का विधिमान्यकरण पहला संविधान संशोधन 1951 द्वारा जोड़ी गई। 10वीं अनुसूची अनुच्छेद 102
दल परिवर्तन संबंधी उपबंध तथा परिवर्तन के आधार पर 52वीं संशोधन की, यानी कि दल परिवर्तन अगर होता है तो वो 10वीं अनुसूची के तहत जोड़ा गया था। 11वीं अनुसूची पंचायती राज जिला पंचायत से संबंधित अनुच्छेद 73वें और 74वें अनुसूची की नगर पालिका संबंधित जोड़ा गया, 1993 का संशोधन था। 73, 74, 51, 52। फिर बढ़ते हैं, आधारभूत विशेषताएं क्या क्या है किसकी, इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया, इसकी जो आधारभूत फंडामेंटल फैसिलिटीज़ क्या क्या हैं वो बता देते हैं हम आपको। संविधान समिति तथा सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय संविधान को संघात्मक संविधान माना है, परंतु विद्वानों में मतभेद है। अमेरिकी विद्वान इसको छद्म संघात्मक संविधान कहते हैं, हालांकि पूर्वी संविधानवेत्ता कहते हैं कि अमेरिकी संविधान ही एकमात्र संघात्मक संविधान नहीं हो सकता है। संविधान का संघात्मक होना उसमें निहित संघात्मक लक्षणों पर निर्भर करता है, किंतु मानवीय सर्वोच्च न्यायालय ने इसे पूर्ण संघात्मक माना है। ये आधारभूत फंडामेंटल्स है भारतीय संविधान का। उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स क्या क्या है उसके बारे में हम आपको बताएं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं संप्रभुता। संप्रभुता का सामान्य आशय है कि स्वयं प्रभु, यानी कि खुद एकमात्र सर्वे सर्वा, यानी कि भारतीय संविधान एकमात्र भारत का सर्वो है, यानी कि इसके ऊपर किसी का आधिपत्य और शासन नहीं है। संप्रभुता शब्द का अर्थ है सर्वोच्च या स्वतंत्र होना। भारत किसी भी विदेशियों और आंतरिक शक्ति के नियंत्रण से पूर्णतः मुक्त संप्रभुता संपन्न है राष्ट्र है। यह सीधे लोगों द्वारा चुने गए एक मुक्त सरकार द्वारा शासित हैं तथा यही सरकार कानून बनाकर लोगों पर शासन करती है। दूसरा बिंदु मुख्य रूप से समाजवादी है भारतीय संविधान। समाजवादी शब्द संविधान के 1976 में हुए 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया है। ये अपने सभी नागरिकों के लिए सामाजिक और आर्थिक समानता सुनिश्चित करता है। जाति, रंग, नस्ल, लिंग, धर्म या भाषा के आधार पर कोई भेदभाव किए बिना सभी को बराबर का दर्जा और अवसर देता है। सरकार के केवल कुछ लोगों हाथों में धन जमा होने से रोकेगी तथा सभी नागरिकों को एक अच्छा जीवन स्तर प्रदान करने की कोशिश करेगी। यह है समाजवाद, सामाजिक लेवल का आधारभूत पॉइंट है। फिर बढ़ते आगे, भारत में एक मिश्रित फल का बाग है। आर्थिक मॉडल को अपनाया गया। सरकार ने समाजवाद के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कई कानून जैसे ऐसे प्रस्ताव, उन्मूलन, जिम्मेदारी अधिनियम, समान वेतन अधिनियम और बाल श्रम निषेध अधिनियम जैसे कार्य किए हैं। पंथ निरपेक्ष, यानी कि पंथ को कोई भी व्यक्ति कैसे भी किसी भी तरह से स्वैच्छिक रूप से हस्तांतरित हो सकता है और अपने पंथ अपनाने की मूल आधारभूत सुविधा उपलब्ध कराता है। पंथ निरपेक्ष शब्द संविधान के 1976 में हुए 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया है। यह सभी पंथों की समानता और पंथिक सहिष्णुता सुनिश्चित करता है। भारत का कोई भी आधिकारिक पंथ नहीं है। ये ना तो किसी पंथ को बढ़ावा देता है ना ही किसी से भेदभाव करता है। यह सभी पंथों का सम्मान करता है व एक समान व्यवहार करता है। हर व्यक्ति को अपने पसंद के किसी भी पंथ का उपासना, पालन और प्रचार का अधिकार है। सभी नागरिकों, चाहे उनकी पांथिक मान्यता कुछ भी हो, कानून की दृष्टि से बराबर होते हैं। सरकारी अनुदान प्राप्त स्कूलों में कोई पांथिक अनुदेश लागू नहीं होता है, यानी कि सरकारी और गैर सरकारी में पांथिक अनुदेश लागू नहीं किया जाएगा। पंथ निरपेक्षता। फिर बढ़ते हैं आगे, लोकतंत्र, डेमोक्रेसी के संदर्भ में बढ़ते हैं आगे। भारत एक स्वतंत्र देश है। किसी भी जगह से मत देने की स्वतंत्रता है। संसद में अनुसूचित सामाजिक समूह और अनुसूचित जनजाति को विशिष्ट सीटें आरक्षित की गई है। स्थानीय निकाय चुनाव में महिला उम्मीदवारों के लिए एक निश्चित अनुपात में सीटें आरक्षित की जाती है। सभी चुनावों में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित करने का एक विधेयक लंबित है। हालांकि इसकी क्रियान्वयन कैसे होगा यह सुनिश्चित नहीं है। भारत का निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र संस्था है और यह स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन करने के लिए सदैव तत्पर है। राजशाही, जिसमें राज्य के प्रमुख वंशानुगत आधार पर जीवन भर या पद त्याग करने तक के लिए नियुक्त किया जाता है।
के विपरीत एक गणतांत्रिक राष्ट्र का प्रमुख एक निश्चित अवधि के लिए प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित होता है। भारत के राष्ट्रपति 5 वर्ष की अवधि के लिए एक चुनावी कॉलेज द्वारा चुने जाते हैं। शक्ति का विभाजन, डिवाइडेशन ऑफ एम्पावरमेंट या पावर, ये भारतीय संविधान का सर्वाधिक महत्वपूर्ण लक्षण है। राज्य की शक्तियाँ केंद्रीय शक्तियाँ तथा राज्य सरकारों में विभाजित होती है। दोनों सत्ताएं एक दूसरे के अधीन नहीं होती है, वे संविधान से उत्पन्न तथा नियंत्रित होती है। संविधान की सर्वोच्चता, संविधान में उपबंध संघ तथा राज्य सरकारों पर समान रूप से बाध्यकारी होते हैं। केंद्र तथा राज्य शक्ति विभाजित करने वाले अनुच्छेद निम्न हैं। अनुच्छेद 54, 55, 73, 162, 241 भाग 5 सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, राज्य तथा केंद्र के मध्य वैधानिक संबंध। अनुच्छेद 7 के अंतर्गत कोई भी अनुसूचित राज्यों संसद में प्रतिनिधित्व संविधान में संशोधन की शक्ति। और अनुच्छेद 368 सभी अनुच्छेदों में संसद अकेले संशोधन नहीं ला सकती है, उसे राज्यों की सहमति भी लेनी पड़ेगी। यानी कि 368 अनुच्छेद संशोधन के लिए है, इसमें राज्यों की अनुमति लेना भी जरूरी है। अन्य अनुच्छेद शक्ति विभाजन से संबंधित नहीं है। लिखित संविधान अनिवार्य रूप से लिखित रूप से होगा, क्योंकि उसमें शक्ति विभाजन का स्पष्ट वर्णन आवश्यक है। अतः संघ में लिखित संविधान अवश्य होगा। संविधान की कठोरता, इसका अर्थ है संविधान संशोधन में राज्य केंद्र दोनों भाग लेंगे। न्यायालयों की अधिकारिता, इसका अर्थ है केंद्र राज्य कानून की व्याख्या हेतु एक निष्पक्ष तथा स्वतंत्र सत्ता पर निर्भर करेंगे। विधि द्वारा स्थापित, न्यायालय में संघ राज्य शक्तियों के विभाजन का पर्यवेक्षण करेंगे। न्यायालय संविधान के अंतिम व्याख्याकर्ता होंगे। भारत में ये सत्ता सर्वोच्च न्यायालय के पास है। ये 5 शर्तें किसी संविधान को संघात्मक बनाने हेतु अनिवार्य है। भारत में ये 5 लक्षण संविधान में मौजूद है, अतः ये संघात्मक, परंतु भारतीय संविधान में कुछ विभेदकारी विशेषताएं भी हैं। भारतीय संविधान में कुछ विभेदकारी विशेषताएं कौन कौन सी है, देखते हैं। इसमें बढ़ते हैं आगे। ये संघ राज्यों के परस्पर समझौते से नहीं बना है, पहली विशेषता। दूसरी, राज्य अपना पृथक संविधान नहीं रख सकते हैं, केवल एक ही संविधान केंद्र तथा राज्य दोनों पर लागू होता है। तीसरी विशेषता, भारत में द्वैध नागरिकता नहीं है, केवल भारतीय नागरिकता ही उपलब्ध है। भारतीय संविधान में आपातकाल लागू करने के उपबंध 352 अनुच्छेद के लागू होने पर राज्य केंद्र शक्ति पृथक्करण समाप्त हो जाएगा, वह एकात्मक संविधान बन जाएगा। इस स्थिति में केंद्र राज्यों पर पूर्ण संप्रभु हो जाता है। 5वां राज्यों का नाम, क्षेत्र तथा सीमा केंद्र कभी भी परिवर्तित कर सकता है बिना राज्यों की सहमति से। अनुच्छेद 3, अतः राज्य भारतीय संघ के अनिवार्य घटक नहीं है, केंद्र को पुनः निर्मित कर सकती है। छठी विशेषता है संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 अनुसूचियां हैं, संघीय, राज्य और समवर्ती। इनके विषयों पर वितरण केंद्र के पक्ष में है। 6.1 में संघीय सूची में सर्वाधिक महत्वपूर्ण विषय। 6.2 इस सूची का केवल संसद का अधिकार है। 6.3 राज्य सूची के विषय कम महत्वपूर्ण है। बिंदु 5 विशेष परिस्थितियों में राज्य सूची पर संसद विधि निर्माण कर सकती है, किंतु किसी एक भी परिस्थिति में राज्य केंद्र हेतु विधि निर्माण नहीं कर सकते हैं। अनुच्छेद 12 में अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान है। ये सेवक नियुक्ति, प्रशिक्षण, अनुशासनात्मक क्षेत्रों में पूर्णतः केंद्र के अधीन है, जबकि ये न्यायपालिका है। राज्यों की कार्यपालिक शक्तियाँ संघीय कार्यपालिक शक्तियों पर प्रभावी नहीं। संविधान की प्रस्तावना, संविधान की प्रस्तावना क्या है इसके बारे में हम आपको बताएंगे, संक्षिप्त में बताएंगे। बने रहिए हमारे साथ, लेकिन सब्सक्राइब करना न भूलें।
अब बढ़ते हैं संविधान की प्रस्तावना में क्या क्या है, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे संक्षिप्त में। हम भारत के लोग हैं। भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचारधारा अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ावा के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। संविधान की प्रस्तावना 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में प्रस्तुत की गई प्रस्तावना को आमुख भी कहते हैं। के.एम. की प्रस्तावना को राजनीतिक कुंडली नाम दिया गया है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया है। समाजवाद प्रस्तावना पंथ निरपेक्ष प्रस्तावना और अखंडता प्रस्तावना में जोड़ा गया है। संविधान भाग 3-4 नीति निर्देशक तत्व। संविधान का जो भाग 3-4 में नीति निर्देशक तत्व कौन कौन से हैं, मुख्य लेख हैं, उनके बारे में हम आपको बताएंगे। भाग 3-4 मिलकर संविधान की आत्मा तथा चेतना कहलाते हैं। नीति निर्देशक तत्व आत्मा और चेतना, क्योंकि किसी भी स्वतंत्र राष्ट्र के लिए मौलिक अधिकार तथा नीति निर्देश देश के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नीति निर्देशक तत्व जनतांत्रिक संविधान विकास के नवीनतम तत्व सर्वप्रथम ये आयरलैंड के संविधान में लागू किए गए थे। ये तत्व है जो संविधान के विकास के साथ ही विकसित हुए हैं। इन तत्वों का कार्य एक जन कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। भारतीय संविधान की इस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का रूपाकार निश्चित किया गया है। मौलिक अधिकार तथा नीति निर्देशक तत्वों में भेद बताया गया है और नीति निर्देशक तत्वों के महत्व को समझाया गया है। भाग 4 के मूल कर्तव्य। मूल संविधान में नहीं थे। 42वें संविधान संशोधन में मूल कर्तव्य जोड़े गए हैं। ये रूस से प्रेरित होकर जोड़े गए तथा संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 51A में रखे गए। वर्तमान में 11 हैं। 11वां मूल कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था, यानी कि रूस से लिए गए थे मूल कर्तव्य ड्यूटीज और 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। फिर बढ़ते हैं आगे इसी क्रम में 51 के मूल कर्तव्य। भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह पहला संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों संस्थाओं राष्ट्रध्वज राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान का आदर करें। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें, उनका पालन करें। भारत की प्रभुता एकता अखंडता की रक्षा करें, उसे अक्षुण्ण रखें। भारत के सभी लोगों में समरसता और समान प्रभुत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म भाषा प्रदेश या वर्ग आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हैं। हमारी सामाजिक संस्कृति गौरवशाली परंपरा का महत्व रक्षण करें। प्राकृतिक पर्यावरण की जिसके अंतर्गत वन झील नदी और वन्य जीव की रक्षा करें, उसका संवर्धन करें, तब प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें, हिंसा से दूर रहें। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष और बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़े एवं प्रयत्न और उपलब्धि नई ऊंचाइयों को छू ले। यदि माता पिता संरक्षक है या 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने
पिताश्री बालिका प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान करें। अब बढ़ते हैं आगे संशोधन। मुख्य लेख। भारतीय संविधान का संशोधन भारत के संविधान परिवर्तन करने की प्रक्रिया है जो कि अनुच्छेद 368 के द्वारा शक्ति मिलती है। ये एक संशोधन के प्रस्ताव के शुरुआत संसद में होती है जहां इसे एक बिल के रूप में पेश किया जाता है। भारतीय संविधान में अब तक 105 बार संशोधन किया जा चुका है, जबकि संविधान संशोधन के अब तक 127 बिल लाए जा चुके हैं। 127 बिलों में से 105 में संशोधन किया जा चुका है। संविधान दिवस। भारतीय संविधान का ऐतिहासिक भारतीय सभा संघवाद फेडरलिज्म आर्टिकल 15 संविधान बाद भारतीय दंड संहितात्मक गणतंत्र दिवस। तो प्यारे दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम बने रहेंगे आपके साथ और आपका प्यार हमें कमेंट बॉक्स में देते रहें। ऐसे ही हम आपके पास पहुंचते रहेंगे और आप अधिक जानकारी के लिए हमें कमेंट बॉक्स में आप अपना प्रश्न पूछ सकते हो। हम इसका जवाब आपको कुछ ही समय में भेजेंगे। और ये है संविधान का संक्षिप्त प्रारूपण जिससे आप अध्ययन करके आप अपने देश की संविधानात्मक जानकारी को अपने पास संजोए रख सकते हो और अपने अधिकारों की रक्षा खुद कर सकते हो। थैंक यू दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ, हम बने रहेंगे आपके पास। और सब्सक्राइब करें, शेयर सब्सक्राइब करते रहें, कमेंट अवश्य करें।